नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। इस खुलासे के बाद कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा गड़बड़ियां हो भी सकती हैं, कई लोग सामने आने लगे हैं जो राहुल गांधी की इस मुहिम को समर्थन देना चाहते हैं और उनकी बात में हाँ से हाँ मिलाना चाहते हैं। और उसमें तमाम वो दल हैं जो कि इंडिया अलायंस के घटक हैं, जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि दूर चले गए हैं, छिटक गए हैं। वहीं एक दूसरी प्रतिक्रिया ये देखी जा रही है कि इलेक्शन कमीशन भले ही सामने ना आ पाया हो, वो अपने प्रवक्ताओं के ज़रिए बहुत कुछ नहीं कह पाया हो, उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त हैं 3, इन्होंने आगे बढ़ कर के कुछ ना कहा हो, लेकिन एनडीए के दल इलेक्शन कमीशन और उसके स्टैंड की तरफदारी ज़रूर कर रहे हैं। ये द्वंद्व आपस में दिखाई पड़ रहा है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि तमाम मुद्दे जो भारतीय राजनीति में हमेशा वोटों को तय करते हैं, वो पीछे होते जा रहे हैं। और अगर कुछ सबसे आगे आकर ख़ास तौर पर बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होने हैं अगले 5-6 महीने में, दोनों दस्तक आपको देते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिहार तो 3 महीने के भीतर। इन दोनों चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है तो वो है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन मतदाता पुनरीक्षण, जैसे सामान्य शब्दों में कहा जाता है नए वोटर लिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को अंजाम देने वाला चुनाव आयोग और उसकी अपनी कार्यप्रणाली। आधार इस बात को बनाया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही हैं तो फिर पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल, यानी कि हर मुद्दे का जो राहुल गांधी की तरफ से उठाया जा रहा है उसका जवाब इलेक्शन कमीशन उतने ही खुले तरीके से दे क्यों नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम देंगे जवाब, पहले आप शपथ दीजिए कि जो बातें आपने कही हैं वो सही हैं। अगर गलत पाई गई तो आप दंड के भागी होंगे। राहुल गांधी को ये लगता है कि हमें शपथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी शपथ सदन में देते हैं उससे बड़ी कोई शपथ तो हो ही नहीं सकती है। सांसद के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में लिए गए शपथ से बड़ी शपथ क्या है। पर जो लोग इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और राहुल गांधी के स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि शपथ या नो शपथ, सवाल उन प्रश्नों का है जो कि इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर उठाया गया है। क्या किसी कंस्टिट्यूएंसी में वोटर फर्जी होते हैं? ऐसे वोटर जो कि बताया जाता है कि बेंगलोर सेंट्रल के एक कंस्टिट्यूएंसी महादेवपुरा में करीब 1,02,000 के आसपास गिनाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, और जहां सीट पर जीत हुई है मात्र 30,000 से पार्लियामेंट्री सीट। राहुल गांधी को यह लगता है कि इस तरह की करीब 30-35 सीटें हैं जहां पर जीत का मार्जिन 35,000, 40,000, 25,000 रहा है, और ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर गड़बड़ियों की संभावना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 कंस्टिट्यूएंसी में से 6 कंस्टिट्यूएंसी पर कांग्रेस जीत गई उस बेंगलोर सेंट्रल पार्लियामेंट्री सीट पर, और 6 असेंबली जीत गई, 7वीं असेंबली हारती है और पूरा चुनाव हार जाती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब भी आता है। कहा गया है कि मालेगांव को याद करिए, वहाँ तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, मात्र 1 सीट पर हारती है और मालेगांव की सीट हार जाती है। ये भी कहा जाता है कि उसी महादेवपुरा में कभी कांग्रेस नहीं जीती है। ये भी कहा जाता है कि लगातार कर्नाटक की वो सीट बेंगलोर सेंट्रल भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आई है। ये भी कहा जाता है कि आप कर्नाटक का अपना इतिहास देख लीजिए साल 2000 के बाद, तो आप पाएंगे कि हमेशा ज़्यादा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। पर प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है कि पास्ट के इलेक्टोरल परफॉर्मेंसेस कैसे रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर यह है कि अभी इस वक्त जो सवाल खड़े हुए हैं वो कुछ
ठोस सबूत देकर के खड़े किए जा रहे हैं, उन्हें खारिज किए जाने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई राजनीतिक दल कोई भी व्यक्तिगत राय इलेक्शन कमीशन के बारे में रख सकता है। राय क्या जनता रखती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं। जाहिर है वो अपनी बातें कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी बात, लेकिन प्रश्न तो यहाँ इलेक्शन कमीशन का है और इसी कारण से सुनने में कुछ और भी आ रहा है। और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो तो जाहिर है कि केंद्र और राज्य सरकार के लोग होते हैं। इलेक्शन कमीशन की अपनी तो कोई बॉडी होती नहीं है, और अगर उनकी अपनी बॉडी नहीं होती है, अगर उनका अपना कोई सिलसिला नहीं होता है जिसमें उनके अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वो तो तमाम ले लिए जाते हैं राज्य सरकारों के या केंद्र सरकार के, तो फिर इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों पर, उन राज्य सरकारों में जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वो कार्रवाई करेंगी। जी हाँ, ये बात सामने आ रही है क्योंकि राहुल गांधी ने ये कल बात बेंगलुरु में कही। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास हम लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, सबूत भी दिए हैं। हालांकि बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो ज्ञापन देकर के जब आए तो उसके साथ सबूत देकर के नहीं आए, लिहाजा सबूत दीजिए जो आप ज्ञापन देकर आए हैं। तो जो बातें कही गई हैं राहुल गांधी के द्वारा और सार्वजनिक सबूत जो किए गए हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन सबूतों के आधार पर अपना स्टैंड सामने रखे। इलेक्शन कमीशन का कहना है शपथ दीजिए, वो कहते हैं डीके शिव कुमार ने सबूत तक नहीं दिए। तो ये मामला कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होता जा रहा है। लिहाजा एक नई चीज़ सामने आ रही है जो शायद उन राज्य सरकारों में अंजाम दी जाएगी जहाँ जहाँ भाजपा या एनडीए की सरकारें नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, जो चुनाव आयोग के अधिकारी बन जाते हैं चुनाव के दौरान, या वोटर लिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया एसआईआर है उस दौरान, उनके ऊपर सामान्य सरकार कार्रवाई कर सकती है क्या? ये मांग राहुल गांधी ने उठाई। ये मांग उठाई गई राहुल गांधी के द्वारा, और राज्य सरकार क्या उनके ऊपर एक्शन ले सकती है, ये प्रश्न सामने आ गया है। और जो जानकारियां हमारे पास इस वक्त उपलब्ध है वो ये हैं कि कर्नाटक में, जो कि राहुल गांधी ने कहा है कि राज्य सरकारें केस दर्ज करें, राज्य सरकार केस दर्ज कर सकती है, और केस दर्ज उनके खिलाफ किया जा सकता है जो कि मतदान अधिकारी हैं, जो कि वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, नए मतदाता जोड़ते हैं, गड़बड़ियों के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, उनके खिलाफ क्या केस दर्ज होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति इलेक्शन कमीशन के लिए आने वाली है, क्योंकि वो एम्प्लॉई जिसे पकड़ा जाएगा वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के लिए, वो एम्प्लॉई इंटरोगेशन के बाद अगर इम्प्लीकेट करता है कि वो किसी एक डायरेक्शन पे काम कर रहा था, किसी निर्देश पे काम कर रहा था, तो फिर ये बात बढ़ती चली जाएगी। राज्य सरकारों के पास जाहिर है वो ताकत होती है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो अपने यहाँ कार्रवाई कर सकती हैं, और जहाँ पर गैर भाजपा गैर एनडीए की सरकारें हैं वो अपने अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती हैं, अपने अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन अगर उन्होंने मतदान अधिकारी के तौर पर कोई कार्य किया है तो क्या उस किए गए कार्य पर भी राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है? ये बचने की एक प्ली हो सकती है और ये मामला कानून के दायरे में जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल वो बात तब की तब, अभी इस वक्त मन ये बनाया जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता है, वो शिकायतें जो राहुल गांधी ने सामने रख दी हैं उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, शपथ में मामला उलझ कर रह जाता है, तो फिर राज्य सरकार जो वहाँ कांग्रेस की है
वो कांग्रेस की राज्य सरकार एक्शन लेगी और वो तमाम गड़बड़ियां जिस भी मतदान अधिकारी के द्वारा हुई हैं उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सब अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है कि मतदान अधिकारी पर राज्य सरकार केस कर दे। लेकिन ये बात अब विचार के दायरे में है और ऐसे में अगर उसे पकड़ा जाता है तो फिर उसका जाहिर है इंटरोगेशन होगा और उसके बाद बात कहाँ जाएगी। ये बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मसला सिर्फ कर्नाटक में नहीं है। आपको लिए चलते हैं हम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ऐसे 4 मतदान अधिकारी हैं जिनके ऊपर केस दर्ज करने के लिए राज्य सरकार को इलेक्शन कमीशन ने कहा है। यहाँ देखिए, इलेक्शन कमीशन के लिए काम करने के लिए राज्य सरकार केस करेगी उन मतदान अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर। मामला वेस्ट बंगाल में ज़रा उल्टा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग कह रहा है कि ये 4 लोगों पर आप केस दर्ज करिए, क्योंकि इन्होंने 2 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज़ जो हैं वहाँ पर वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ियाँ की हैं। ममता बनर्जी की सरकार नहीं कर रही है। उनका ये कहना है कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो राज्य सरकार की अथॉरिटी में होते हैं, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बगैर सीधे तौर पर कुछ कार्रवाई करने को नहीं कह सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने जो निर्वाचन अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की ठानी है, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग मुख्य कार्यालय को ये कहा है कि SIR की प्रक्रिया जैसे बिहार में चल रही है, पश्चिम बंगाल उसके लिए तैयार है। राज्य सरकार कह रही है कि आपने पूछा क्या हमसे, बिना हमसे कंसल्ट किए हुए आप राज्य सरकार के अधिकारी हैं, आपने चुनाव आयोग को कह दिया, दिल्ली खबर भेज दी, SIR के लिए हम तैयार हैं। हमें तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के अपना दुखड़ा रोना है। तारीख तय है, सोमवार को सुनी जाएगी। हम तो वहाँ जाके कहेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को रोकिए जो बिहार में चल रहा है, क्योंकि ये बंगाल लाया जाएगा और आपने कह दिया कि बंगाल तैयार है। तो ये पूरा मामला जो आप कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं साहब, ये तैयारी है एक नए कॉन्फ्रंटेशन की, एक नया कॉन्फ्रंटेशन, एक नई टकराव, जिसमें कि विपक्ष की जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकारें इलेक्शन कमीशन का जो हक हुकूक है अब सीधे उसके ऊपर एक्शन लेंगी, उसको चैलेंज करेंगी और कहेंगी कि ये हमारे अधिकारी हैं, ये अधिकारी हमारे निगरानी के अधिकारी हैं, हम आपको लोन करते हैं इन्हें, इनसे गलत काम आप नहीं करवा सकते हैं या फिर इनके साथ गलत काम आप नहीं कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इन्हें आप फंसा नहीं सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में इस तरह के उदाहरण बहुत कम हैं और ये एक नई दिशा में पूरा प्रकरण जा रहा है, जिसमें कि कहीं न कहीं आपस में एक टकराव की स्थिति इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकारों के बीच होती दिखाई पड़ रही है। इलेक्शन कमीशन एक अपने आप में ऐसा संस्थान बन गया है जिसके खिलाफ ऑपोजिशन की सरकारें खड़ी हो गई हैं, ऑपोजिशन की पार्टियां खड़ी हो गई हैं और उन्हें ये लगता है कि उनकी अगर चुनाव में हार हो रही है तो उसके पीछे इलेक्शन कमीशन और उसकी अपनी सोची समझी रणनीति है। क्या इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारियों से कुछ ऐसा करवाता है जिससे वोटों की गड़बड़ी होती है? ये प्रश्न है जो कि तहकीकात के दायरे में आ सकती है अगर कोई केस दर्ज किया जाए किसी अधिकारी या कर्मचारी पर। प्रश्न ये है कि ऐसा तो आम तौर पर होता नहीं है, हुआ नहीं है, तो क्या ये होने जा रहा है? ऐसी स्थिति के लिए शायद भारतीय लोकतंत्र तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह का टकराव है उसमें लग यही रहा है कि अगर इस तरफ मामला जाता है तो फिर क्या होगा और ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त की है कि वो सामने आकर के
ये जो मसला चला है वोटों की गड़बड़ियों का, ये मसला जो चला है कि सबूत हम दे रहे हैं, जांच कीजिए, ये जो मसला एटम बॉम्ब का चला है, या फिर वो जो पुराने मामले चलते रहे हैं, जैसे 3 महीने पहले आपको याद होगा एक ही एपिक नंबर, मार्च की बात है, एक ही एपिक नंबर जो बंगाल में भी मिला था और हरियाणा में भी मिल गया था। उस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि आप एक ही एपिक नंबर 2 जगहों पर अगर है तो हम इसकी जांच करेंगे, 3 महीने में आपको हम बता देंगे। मार्च से 3 महीने जून में पूरे होते हैं, हम अगस्त में बातें कर रहे हैं। आज तक उसका क्या हुआ, बहुत कुछ पता नहीं चला, जबकि उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी करके कही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां थोड़े और बेहतर तरीके से निभाने की ज़रूरत है। इतने बड़े देश में चुनाव कराना कोई आसान बात नहीं है। सब लोग इस बात की वाहवाही अभी तक इलेक्शन कमीशन के करते आए हैं कि वो जिस तरह से चुनाव कराते हैं वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। लोग बाग दूसरे देशों से आकर के हमारे यहाँ हमारी चुनाव पद्धति और प्रक्रिया को पढ़ते हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन, जिसके पास अपने कर्मचारी नहीं होते हैं, वो कैसे एक्शन में आता है और राज्य सरकार के तंत्र को अपने कंट्रोल में लेकर के जिस तरह से वो पूरे देश में चुनाव कराता है, बहुत वाहवाही होती है, बहुत वाहवाही। लेकिन ये जो किरकिरी है, ये किरकिरी उन तमाम वाहवाहियों पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए चुनाव आयोग को आगे आकर के वो जो अपने बारे में घूमर रहे हैं बादल, वो बरसने न पाए, क्लैरिटी देनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आने वाला सप्ताह इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के लोगों पर राज्यों में राज्य सरकारें अगर केस कर दें तो ये एक उचित परंपरा होगी, या फिर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है ऐसे में जबकि गड़बड़ियाँ हो रही हैं कथित तौर पर? आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए। रक्षाबंधन की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।